हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल पर। यहाँ पर हम लोग यूपीपीएससी आरओ या के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज जो है स्टार्ट किए हैं। यहाँ पर सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मौर्य साम्राज्य में हम देखने वाले हैं इस वीडियो में कि मौर्य साम्राज्य से संबंधित कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है और एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान देना। सबसे पहले देखिए मौर्य वंश में आपको यही ध्यान देना है, मौर्य वंश चंद्रगुप्त प्रियदर्शन। इसके बाद देखिए बिंदुसार बनता है जिसे अमित्रघात भी कहते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं इनका जो क्रोनोलॉजी है, क्रोनोलॉजी जरूर याद रखिएगा, ठीक है। लास्ट देखिए शासक बृहद्रथ होता है, ठीक। और बिंदुसार के ही पुत्र होता है अशोकवर्धन, ये तो आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम पहले देखेंगे तो 323 से 295 बीसी में इनका शासनकाल है जो कि रहता है। इनका जो शासनकाल है ये भी आपको ध्यान देना है। इसके अलावा कौन कौन से बौद्ध साहित्य जैन साहित्य में इनका उल्लेख है ये भी ध्यान दीजिएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ध्यान दीजिएगा, ये जैन धर्म को अनुयायी थे, यानी जैन धर्म को मानते थे। यहाँ पर ये आपको ध्यान देना है, सेल्यूकस निकेटर जो था चंद्रगुप्त को आर्कोसिया जिसे कंधार कहते हैं, पेरोपनिसिडाई जिसे हेरात कहते हैं इनके प्रांत, और एरियाना जिसे काबुल कहते हैं, एवं जेड्रोसिया के क्षत्रपियों के कुछ भाग हैं जो कि प्रदान किए थे किसने, सेल्यूकस निकेटर ने। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या दिया था, तो 500 हाथी हैं जो कि सेल्यूकस को दिए गए थे। ये देखिए कथन में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, इनसे संबंधित पूछ लेगा कौन सा कथन है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित रहे। तो ये जो कथन आपको दिए हैं ये संधि की गई थी 305 बीसी में। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य है जो कि हुआ था, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेल्यूकस का राजदूत जो होता है ना, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आता है, जिसने इंडिका नामक पुस्तक भी है जो कि लिखी थी, ठीक है। इसको देखिए मेगास्थनीज से संबंधित जो चीज़ें हैं, चंद्रगुप्त का ये चंद्रगुप्त जो है सिकंदर का उत्तराधिकारी था। इनके मध्य देखिए एक संधि होती है जिसमें मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत बनकर आता है। मेगास्थनीज अपनी पुस्तक जो इंडिका है इसमें भारतीय जनजीवन की विभिन्न सांस्कृतिक अवस्था का वर्णन करता है। इसको देखिए सानबैग जो होता है ना कि 1846 में इसने मेगास्थनीज इंडिका नाम से है जो कि इसे प्रस्तुत किया था। मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारत के पूर्व से पश्चिम विस्तार को 28,000 स्टेडिया तथा उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार को 32,000 स्टेडिया है जो कि बताया था। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की जो दक्षिण भारत में जो इन्होंने विजय प्राप्त की थी इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो देखिए तमिल ग्रंथ हैं जो अहिनानुरु और पुरनानुरी, इनसे जानकारी मिलती है चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत की विजय। और अशोक के अभिलेखों में भी दक्षिण भारत के विजय का उल्लेख है जो कि मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य देखिए जब इनका साम्राज्य था तो उत्तर में हिमालय तथा पश्चिम में हिंदुकुश तक ये फैला हुआ था। इनकी राजधानी ध्यान दीजिएगा पाटलिपुत्र थी। जैन परंपरा के अनुसार 24 वर्ष तक शासन करने के पश्चात उन्होंने संन्यास धारण कर लिया तथा अपने पुत्र बिंदुसार को राज्य है जो कि सौंप कर ये मैसूर चले जाते हैं। वहाँ लगभग ये देख सकते हैं यहाँ पर, वहाँ लगभग ये 298 बीसी तक उपवास से अपने आप प्राण है जो कि त्याग देते हैं। इसे जैन धर्म क्या कहा जाता है, संलेखना है जो कि कहा जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन काल के अंत में जैन धर्म, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैन धर्म है जो कि स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद देखिए बिंदुसार शासन में आता है, इसको अमित्रघात या अमित्रो के रीज भी है जो कि कहते हैं। इसकी 16 रानियाँ थी, इनमें सबसे प्रमुख सुभद्रांगी थी, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। यूनानी जो राजदूत था डाइमेकस, ये बिंदुसार के शासनकाल में ही आया था। और यहाँ पर ये महत्वपूर्ण देखिए ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एथेनियस नामक एक यूनानी लेखक कहता है कि बिंदुसार ने सीरियाई राजा जो था एंटियोकस प्रथम, इससे 3 चीज़ें हैं जो कि मंगाई थी, मीठी मंदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक। लेकिन सीरियाई जो नरेश थे इन्होंने तीसरी वस्तु नहीं भिजवाई थी, यानी दार्शनिक इन्होंने नहीं भिजवाया था। दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार की मंत्रिपरिषद में 500 मंत्री है जो थे। इसके बाद देखिए अशोक के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ देख सकते हैं। तो अशोक के लगभग 100 भाई थे, यानी 99 भाई थे, यानी 100 ये भाई थे सब मिलाकर। तो इन अशोक ने जो है देखिए अपनी गद्दी प्राप्त की थी 99 भाइयों की हत्या करके है जो कि सिंहासन इन्होंने प्राप्त किया था। लेकिन अशोक का देखिए जो 5वां अभिलेख मिलता है इसमें उनके जीवित भाइयों के परिवार का है जो कि उल्लेख मिलता है। इनके संस्मरणों से ज्ञात होता है कि वह अपने पूर्वजों जैसा ही मांसाहारी था, शिकार खेलता था, नाच गाने में रुचि रखता था और मदिरापान में भी ये काफ़ी ज़्यादा शामिल था। इनके देखिए पत्नी की बात करें, देखिए वहाँ अशोक ने महादेवी नाम की शाक्य कुलीन विदेश की राजकुमारी से विवाह करता है। महेंद्र और संघमित्रा जो है ये महादेवी की ही संतान होती हैं। इसके बाद देखिए इलाहाबाद स्तंभ लेख से ज्ञात होता है कि उनकी दूसरी पत्नी का नाम क्या था, कारुवाकी था, और उनके पुत्र का नाम क्या था, तिरुवरई था। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पे अशोक की रानियाँ देख सकते हैं, असंधमित्रा, कारुवाकी, महादेवी, पद्मावती। महादेवी के ही पुत्र थे महेंद्र और संघमित्रा, ठीक है। इसके बाद देखिए कलिंग जो 261 बीसी में होता है, तो ये राज्य
राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद है, जो कि कलिंग पर विजय प्राप्त कर लेता है अशोक। इसमें जो है 1,50,000 व्यक्ति कैद किए जाते हैं, लगभग 1 लाख लड़ते हुए मारे जाते हैं। इसमें कई गुना अधिक अन्य कारणों से भी मारे जाते हैं लोग। युद्ध के तुरंत बाद होता क्या है कि अशोक का हृदय परिवर्तन होता है और ये हिंसा को त्याग कर अहिंसा के रास्ते पर चल देते हैं। बौद्ध धर्म का ये अनुसरण करते हैं और सारे राज्य में प्रचार करने का प्रयास भी है जो कि करते हैं। अब देखिए इनके प्रशासनिक केंद्र की बात करें तो उत्तरी केंद्र राजधानी इनकी क्या थी, तोसली थी। दक्षिणी केंद्र की राजधानी चौगढ़ थी। अब देखिए धर्म प्रचारक और उनके गंतव्य स्थल, तो ये चीज़ आपको बस ध्यान देना है। महेंद्र और असंघमित्रा को इन्होंने श्रीलंका पर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए है जो कि भेजा था। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। विद्वानों के बीच देखिए अशोक के धर्म के विषय में काफ़ी ज़्यादा विभिन्न मत हैं। भाब्रू अभिलेख से प्रमाणित होता है कि उनका व्यक्तिगत धर्म जो था वो क्या था, बौद्ध धर्म था। ठीक है, जिसमें अशोक स्पष्ट रूप से बुद्ध धर्म तथा संघ का अभिवादन है जो कि करते हैं। दीपवंश और महावंश के अनुसार जो है अशोक के शासन के चौथे वर्ष निग्रोध नामक एक भिक्षु होता है जिसने बौद्ध धर्म की दीक्षा है जो कि दी थी। इसके बाद देखिए मोगालिपुत्तिस के प्रभाव में आकर वह पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। दिव्यावधान में कहा जाता है कि अशोक को जो है किसने दीक्षा दी थी, तो उपगुप्त ने दिया था। ठीक है, और दीपवंश और महावंश के अनुसार जो है निग्रोध नामक भिक्षु ने है जो कि दीक्षा दी थी। दोनों में अपवाद है, तो आप दोनों को जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बौद्ध धर्म की प्रचार की बात करें तो यहाँ पर देखिए बौद्ध धर्म को राजधर्म नहीं अपितु विश्व धर्म का नाम है जो कि दिया था अशोक ने। अशोक के धम्म की बात करें तो अशोक के धम्म की परिभाषा राहुल वादसुत से है जो कि ली गई है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अपने दूसरे स्तंभ में अशोक स्वयं प्रश्न करता है धम्म क्या है, और इसका उत्तर जो है दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में जो कि दिया जाता है। इसके बाद देखिए आगे हम बात करें और क्या आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। देखिए अशोक के अभिलेख के बारे में बात करें तो ये 3 प्रकार के थे, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। इस शिलालेख आपके 2 प्रकार के थे, दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख। स्तंभ लेख भी ऐसे ही दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख के आधार पर थे। इसके बाद देखिए शिलालेखों की संख्या की बात करें तो इनकी संख्या 14 थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अशोक के देखिए मुख्य जो शिलालेख है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके स्थान और इनकी लिपि पूछी जाती है, ये चीज़ ध्यान दीजिए। जैसे शहबाज गढ़ी है, ये आपके पेशावर यानी आपके पाकिस्तान तरफ है, और ये खरोष्टी लिपि में है जो कि लिखा हुआ है। मानसेरा की बात करें तो खरोष्टी ये हजारा में है। गिरनार की बात करें तो ब्राह्मी काठियावाड़ गुजरात में है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। धौली की बात करें तो धौली आपके ब्राह्मी लिपि में है, और ये कहाँ है तो उड़ीसा में है। कालसी की बात करें तो ये भी ब्राह्मी लिपि में है, ये देहरादून में है। जौगढ़ की बात करें तो ब्राह्मी में है, उड़ीसा में है ये गंजाम में। सोपारा की बात करें तो ब्राह्मी लिपि में है, थाना महाराष्ट्र में स्थित है। एरागुड़ी की बात करें तो ये भी ब्राह्मी में। तो देखिए शहबाजगढ़ी और मानसेरा को छोड़कर जितनी भी शिलालेख है ये सभी के सभी ब्राह्मी लिपि में, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा और उनके स्थान भी जरूर याद रखिएगा। अब देखिए अशोक के स्तंभ लेख की बात करें तो प्रयाग स्तंभ लेख जो है ये पहले कौशाम्बी में स्थित था। इसे अकबर क्या करता है, इसे इलाहाबाद में लाकर व्यवस्थित कर देता है। दिल्ली टोपर का यह स्तंभ जो है टोपर से दिल्ली फिर कौन लाया था, तो फिरोज शाह तुगलक है जो कि लाया था, और इस पर अशोक के 7 अभिलेखों का है जो कि वर्णन आपको मिलता है। इसको देखिए दिल्ली मेरठ की बात करें तो रामपुरवा दिल्ली मेरठ में देखिए यह स्तंभ जो है मेरठ से दिल्ली कौन लाता है, फिरोज शाह तुगलक। तो दिल्ली टोपरा दिल्ली मेरठ ये दोनों फिरोज शाह तुगलक ही है जो कि इन्हें दोनों को दिल्ली में स्थापित करता है। 1750 में इसकी खोज किसने की थी, तो टी पैंथलन नामक एक वैज्ञानिक ने जो कि की थी। रामपुरवा की बात करें तो रामपुरवा यह चंपारण बिहार में है, इसकी खोज 1872 में कारीलायल ने ही की थी, ये चीज़ आपको ध्यान देना। और लौरिया अरारेस की बात करें तो ये स्तंभ लेख चंपारण बिहार में है, और इसके अलावा लौरिया नंदनगढ़ जो है ये भी चंपारण बिहार में है। अब देखिए यहाँ पर शिलालेख की बात करें ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। लघु शिलालेख जो थे जिन्हें मैं बता दूं उन्हें जरूर याद रखिएगा, जैसे एरागुड़ी कुर्नूल आंध्र प्रदेश में, ब्रह्मगिरी कर्नाटक ब्रह्मगिरी में है, इंपॉर्टेंट है। सिद्धपुर ब्रह्मगिरी कर्नाटक में है। गुर्जरा दतिया मध्य प्रदेश में। मास्की रायचूर आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद देखिए अहरौरा मिर्ज़ापुर में है, उत्तर प्रदेश में, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाब्रू की बात करें तो जयपुर राजस्थान में है। इसके बाद देखिए आपको ध्यान देना है क्या, तक्षशिला पाकिस्तान में है। उद्गोलन वेल्लारी में है। कंधार की बात करें तो अफगानिस्तान में। लंपाक या लमगाम ये पाकिस्तान में है। लघु स्तंभ लेख की बात करें तो देखिए ये भी ध्यान दीजिएगा, सारनाथ 1905 में इसकी खोज की जाती है ओटेल के द्वारा, और इसका स्थान देखिए बनारस है। वाराणसी, सांची, रायसेन मध्य प्रदेश में। ये डायरेक्ट मिलान करने को क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, कौशाम्बी है इलाहाबाद में। रुमिनदेही की बात करें तो ये 1896 में फियरर द्वारा इसकी खोज की गई थी, नेपाल के तराई क्षेत्र में है। रानी का स्तंभ लेख ये भी इलाहाबाद किले में है जो कि स्थित है। रानी के अभिलेख की बात करें तो ये देख लीजिए इंपॉर्टेंट है। इसे द्वितीय रानी कारुवाकी का इसमें उल्लेख है जो कि मिलता है। कारुवाकी के द्वारा किए गए दानों का उल्लेख है जो कि यहाँ पर किया जाता है। इसमें कारुवाकी के पुत्र जो हैं तिवर, इसका भी उल्लेख है जो कि मिलता है।
इसके बाद देखिए ये अभिलेखों में वर्णित विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रथम शिलालेख में क्या क्या चीज़ें हैं जिनका वर्णन किया गया है, तो देखिए पशु बलि की यहाँ पर निंदा की बात की गई है। समाज में उत्सव का निषेध कहा गया है, यानी उत्सव मना किया गया है उत्सव मनाने को। सभी मनुष्य मेरी तरह मेरी संतान की तरह हैं, तो अपनी संतान को बताया है इन्होंने कि जो सभी मनुष्य हों मेरी संतान है। तो ये प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा, समाज में उत्सव का निषेध और सभी मनुष्य मेरी संतान हैं, इन सब चीज़ों का उल्लेख है। द्वितीय में देखिए मनुष्य और पशुओं के लिए चिकित्सा प्रबंध की बात की गई है और लोक कल्याणकारी कार्यों की बात की गई है। और इसमें द्वितीय शिलालेख में डायरेक्ट क्वेश्चन बन चुका है। चेर, चोल, पांड, सत्यपुत्र और ताम्रपर्णी का उल्लेख मिलता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन चुका है, इसे ध्यान दीजिएगा। यह द्वितीय शिलालेख में इनका उल्लेख है चेर चोलों का, ठीक है। तृतीय में धर्म संबंधी नियमों का उल्लेख किया और रज्जुकों की नियुक्ति का उल्लेख है। इसके बाद देखिए पांचवी शिलालेख में धर्म महामात्रों का यहाँ पर उल्लेख है। इसको देखिए अशोक के तीर्थ यात्राओं का वर्णन मिलता है आपको 7वें व 8वें शिलालेख में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए 11वें शिलालेख में धम्म की विशेषता बताई गई है, धम्म वरदान सर्वश्रेष्ठ है जो कि बताई गई है, 11वें शिलालेख में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 13वें शिलालेख में देखिए कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, 5 सीमांत यूनानी राजाओं के नाम मिलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अशोक ने धर्म प्रचारक भेजे थे, कहाँ भेजे थे, तो अंत्योक में जहाँ सीरिया का राजा था ये, अत्तिकिन ये मैसिडोनिया के थे, तुरमय मिस्र का, अलिक सुंदर ये सीरीन का और मग एपिरस का, ठीक है। इसको देखिए अशोक के अभिलेख की लिपियों की बात करें, देखिए ये देख सकते हैं आप, खरोष्टी लिपि में आपके शहबाजगढ़ी और मानसेहरत है, अरमाइक में तक्षशिला और लघमान थे, अरमाइक या ग्रीक में सर ए कुहना और शेष सभी शिलालेख लघुलेख ये सब चीज़ें ब्राह्मी में थे। तो खरोष्टी लिपि में ध्यान दीजिएगा शहबाजगढ़ी और मानसेहरा थे, और अरमाइक में तक्षशिला एवं लघमान का था जो कि काबुल में है, ठीक है। इसको देखिए मौर्यों के पतन की बात करें तो जैसे ही अशोक का शासनकाल समाप्त होता है और अहिंसा के रास्ते में चलते हैं ना ये, तो इनके समय तो साम्राज्य, क्योंकि ये कुशल राजा थे तो इनके समय में तो चल जाता है, लेकिन इसके बाद जो है इनकी कुशलता के बाद जो है इनके जो आने वाले राजा थे वो इतने ज़्यादा कुशल नहीं थे, जिसके कारण से इनका पतन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अशोक ने भाब्रू शिलालेख में स्वयं को विदेशी राज मागधे जो कि कहते हैं। मौर्य काल में सामूहिक समारोह को प्रवाहड़ है जो कि कहा जाता था, ठीक है। इसको देखिए मौर्यकालीन प्रशासन की बात करें, देखिए यहाँ पर उत्तरापथ में साम्राज्य जो है ना इनका, मौर्य साम्राज्य 4 प्रांतों में है जो कि विभाजित था, उत्तरापथ, अवंती राष्ट्र, प्राच्य या प्रासी और दक्षिणापथ, ठीक है। यहाँ पर देखिए मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांत थे, उत्तरापथ, पश्चिमी पथ, दक्षिणापथ, मध्य और पूर्वी। तो उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, पश्चिमी की उज्जैनी, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी, मध्य की पाटलिपुत्र, पूर्वी की तोकसली थी, ठीक है। मंत्रिपरिषद की बात करें तो अर्थशास्त्र जो आपका कौटिल्य की रचना है अर्थशास्त्र, इसमें मंत्रियों के लिए तीर्थ शब्द है जो कि आया है, और इनकी संख्या कितनी बताई गई है, तो 18 संख्या है जो कि बताई गई है, ठीक है। इसको देखिए 18 तीर्थ ये आप देख सकते हैं, इसमें मंत्री या प्रधानमंत्री हो गए, पुरोहित, सेनापति, युवराज, ये सब चीज़ें आती हैं। इसको देखिए अन्य अधीनस्थ की बात, कर्मचारियों की बात कर लेते हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखिए गणिका जो होता है ये, इसे हम क्या कहते हैं, तो ये वेश्या कहलाती है। इसके बाद करड़ी के लेखाधिकारी होता है, कार्मिक कार्याधिकारी होता है, नंदीपाल या नंदी रक्षक होता है इसको देखिए विधायक या निविग्रह या भंडारपाल होता है, रूपदर्शक या मुद्रा निरीक्षक होता है, संख्यात्मक ये लेखपाल होता है, ठीक है। तत्पुरुष की बात करें तो लिपिक होता है, और उपायुक्त जो है ये अधीनस्थ अधिकारी है जो कि होता है। अब आगे बात करें तो अर्थशास्त्र के अनुसार अध्यक्षों का विवरण देख लेते हैं। तो अकराध्यक्ष जो होता है ये खान एवं धातुकर्म नियंत्रक होता है। इसके बाद देखिए आपके लिए गणिकाध्यक्ष, कोष्ठगार अध्यक्ष की बात करें तो गोदाम का प्रमुख होता है ये, मुद्रा अध्यक्ष के पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष होता है, ठीक है। इसके बाद और क्या चीज़ें हैं इसमें, और ज़्यादा उतनी महत्वपूर्ण तो नहीं है। ये माप तोल नियंत्रक जरूर ध्यान दीजिएगा, माप तोल नियंत्रक आपका ये पौतवाध्यक्ष है जो कि होता है। बंदरगाह नियंत्रक में आपका पत्तनाध्यक्ष होता है। इसका सुवर्ण अध्यक्ष तो नाम से ही पता चल रहा है, सोन के विभाग का प्रमुख। धातु विभाग का अध्यक्ष होता है लोहाध्यक्ष। विविताध्यक्ष का होता है कौन होता है, तो चारागाह नियंत्रक है जो कि होता है, ठीक है। नगर प्रशासन हो गया। इसके बाद सैन्य प्रणाली की बात करूँ, देखिए 6 समितियाँ इसमें होती थी, और सभी समितियों में 5 सदस्य होते थे, यानी 6 समितियों में लगभग 30 लोग हैं जो कि होते थे, ठीक है। इसमें ये चीज़ ध्यान दीजिएगा सैन्य समितियाँ। इसके बाद देखिए न्याय व्यवस्था की बात करें तो धर्मस्थलीय न्यायालय और कंटक शोधन न्यायालय 2 प्रकार के होते थे, ठीक है। न्यायालय इसमें 2 भागों में विभाजित था। देखिए यहाँ पर वैश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियाँ जो थी उन्हें रूपा जीवा है जो कि कहा जाता था। संभ्रांत घर की स्त्रियाँ घर के अंदर ही रहती थीं और
कौटिल्य ने ऐसी स्त्रियों को क्या कहा था, तो अनिष्कासनी है जो कि कहा था, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को क्या कहा था, तो डाकुओं का गिरोह है जो कि इसने कहा था, किसने, जस्टिन के द्वारा ये कहा गया था। मेगास्थनीज तथा स्ट्रैबो ने कहा कि भारत में दास नहीं है, यानी दास की इन्होंने उल्लेखना नहीं की। इनके समय इन्होंने कहा कि यहाँ पर दास नहीं पाए जाते हैं। गुप्तचर यहाँ पर दो प्रकार के थे, एक संस्था और एक संचार होता था। संस्था क्या होती थी, एक ही स्थान पर बैठकर ये लोग क्या कहते हैं, गृहपति के रूप में या व्यापारी के रूप में या सिरमुंडा या जटाधारी साधु के रूप में काम करते थे। यानी एक प्रकार से जैसे एजेंट वगैरह आप देखते हैं ना, आज के समय में खुफिया विभाग के होते हैं जो नॉर्मल ड्रेस पहनकर आम लोगों की तरह बैठकर ये काम करते हैं एक ही स्थान पर, तो ये संस्था के लोग कहलाते थे। संचार की बात करें तो ये एक ही स्थान से दूसरे स्थान पर घूमकर सूचनाएं एकत्र करने का काम है जो कि करते थे, स्लीपर सेल की तरह एक प्रकार से। तो इसे हम अर्थशास्त्र में रक्षिण है जो कि कहते थे। अब देखिए, ये मौर्य साम्राज्य में प्रतिवर्ष है जो कि जनगणना होती थी, और जनगणना करने का काम कौन करता था, तो समाहर्ता करते थे, और नागरिकों की ओर से गोप नामक राजपुरुष है जो कि ये करते थे काम, ठीक है। सामाजिक स्थिति की बात करें तो मौर्यकालीन समाज के बारे में जानकारी मेगास्थनीज की इंडिका और अशोक के अभिलेख और कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है इनके माध्यम से जानकारी मिलती है। यहाँ पर तलाक और पुनर्विवाह का प्रचलन भी था। अर्थशास्त्र में शूद्रों को आर्य कहा गया है, और वार्ता जो होता है ये शूद्रों का वर्णाश्रम बताया गया है। यहाँ पर देखिए, दासों की स्थिति संतोषजनक थी, उन्हें संपत्ति रखने और बेचने का अधिकार भी था, ठीक है। कौटिल्य के अनुसार 9 प्रकार के दास थे, तो 9 दास आप देख सकते हैं इनके नाम। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज की 7 जातियाँ थी, 7 जातियाँ जरूर ध्यान दीजिएगा, दार्शनिक, पशुचारक, सैनिक, सभासद, किसान, कारीगर या शिल्पी और निरीक्षक, ठीक है। मौर्य साम्राज्यकालीन इस आर्थिक स्थिति की बात करें तो देखिए, अर्थशास्त्र में उल्लेखित मुद्रा की बात करें तो शतमान क्या था, यह चांदी का सिक्का था, काकड़ी तांबे का था, सुवर्ण सोने का सिक्का, पड़ या करसापड़ ये चांदी का सिक्का कहलाता था, और काकड़ी तांबे का हो गया। मासक जो होता था ये चांदी एवं तांबे का सिक्का है जो कि कहलाता था, ठीक है। सूती वस्त्र के लिए काशी, बंग, पुंड्र, कलिंग और मालवा जैसे क्षेत्र हैं ये फेमस थे। बंग मलमल के लिए, काशी एवं पुंड्र रेशम के लिए विख्यात थे, ठीक है। चीन से ही रेशम का आयात होता था, ठीक है। भूमि और राजस्व की बात करें तो भूमिकर को भाग कहा जाता था। इसका संग्रह कौन करता रहता है, तो ध्रुवाधिरण है, ध्रुवाधिकरण है जो कि करता था। और राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता है जो कि कहा जाता था। कृषकों को सिंचाई कर भी देना पड़ता था। और ये सब देखिए, स्थानिक और गोप नामक जो पदाधिकारी थे ये प्रांतों से टैक्स है जो कि इकट्ठा करने का काम है जो कि करते थे, ठीक है। इसको देखिए, मौर्यकालीन प्रमुख कर की बात कर लेते हो। भाग जो होता था ये कृषि उत्पादन के एक हिस्सा होता था। आयुधीश जो होता था ये सैनिक आपूर्ति के लिए होता था। शुल्क सीमा शुल्क हो गया। प्रतिकर उत्पाद के रूप में देय कर हो गया। प्रतिकर, इसके बाद देखिए पिंडकर होता था, गांवों द्वारा उत्पाद के रूप में ये देय कर होता वर्ष में एक बार, ठीक है। इसके बाद देखिए और क्या चीज़ है, मौर्यकालीन जो अन्य कर थे ये भी आप देख सकते हैं। तो प्रणय आपातकालीन कर होता था। बलि जो होता था एक प्रकार का भू राजस्व होता था। सेतु फल फूल पर लिए जाने वाले कर होता था। रज्जु की बात करें तो भूमि की नाप के समय लिया जाता था। और परहीनक जो होता था ये सरकारी भूमि पर पशुओं द्वारा की गई हानि को हर्जाने के रूप में लिया जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। यहाँ से हमने पूरा मौर्य साम्राज्य को देख लिया जो जो इंपॉर्टेंट है। अगली वीडियो में हम मौर्योत्तर काल के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखना है, और इनके बारे में यदि आपको थ्योरी अच्छे से कंप्लीट करनी है तो यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स की जो वीडियो है यहीं चैनल पर एंशियंट हिस्ट्री की जो RS शर्मा की बुक आती है उसका मैंने अच्छे से पूरा डिटेल आपको कराया हो, तो आप उससे भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छी खासी नॉलेज प्राप्त हो जाएगी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें चीज़ें मिल जाएंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।